सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 साहित्य हिंदी के पेपर के मॉडल के बारे में। इससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो और बनाई थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यह आपकी क्या है, वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 मैंने पहले ही बना दी है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो आपको 24 फरवरी के दिन एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश आपके 3 होते हैं। आपको समय दे रखा है इसमें 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, और शुरू की जो 15 मिनट होती हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए होती हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको शुरू के 15 मिनट केवल पेपर को ही पढ़ना है। तो हम इसमें डायरेक्ट बात करेंगे अपने मॉडल पेपर के बारे में। तो सबसे पहला हमने जो क्वेश्चन इसके अंदर लिया है, ये PDF है। इसका तो हमको जो साइज़ है वो देखने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये आपका जो है 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिया है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोकुलनाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मतलब जो विकल्प है विकल्प नंबर 3, क्योंकि 10 नंबर के आपके शुरू के विकल्प आएंगे, उसके बाद आपकी आती है व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर क्या में, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की इनमें से जो कहानी है वो है आपकी लाल पान की बेगम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर घ, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन है वो आपके प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है आपकी कानपुर से प्रकाशित हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2 भूषण ने। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया है भारत भारती के रचनाकार। तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ग, इसमें कहा गया है वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर घ, छायावादी काव्य की वृहत्रित्री में नहीं है। तो इसका आपको जो सही आंसर है वो है आपका महादेवी वर्मा। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट विकल्प है वो है आपका नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सच्चिदानंद हरिनानंद वात्सल्य अज्ञे को। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके शुरू के जो 10 विकल्प थे। अब हम देखते हैं इसकी जो व्याख्या है वो कौन कौन सी और किस चैप्टर से ली गई हैं। तो व्याख्या में देख सकते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन है आपका, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देने हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है 5 गुणा 2, यानी कि 5 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे। व्याख्याओं का आप यहाँ पर जो पैराग्राफ दे रखा है इसको पढ़ सकते हैं। मैं केवल आपको दिखाता हूँ इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो किस टाइप के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गद्यांश के पाठ और लेखक का हमें नाम लिखना है। तो ये आपका जो गद्यांश है, ये जो गद्य में से लिया गया है, तो इसका जो पाठ का नाम है वो है आपका भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ इस चैप्टर का नाम है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके जैनेंद्र कुमार। ये इसके क्या है, राइटर हैं।
तो इसमें हम क्या कर देंगे, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर चैप्टर का नाम लिख देंगे और लेखक का नाम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसमें जो रेखांकित अंश है जिसके ऊपर केवल लाइन खींची हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन खींची हुई है, एक इस पर लाइन में अंडरलाइन है, यहाँ भी अंडरलाइन है और यहाँ भी। तो हमें केवल जो व्याख्या करनी है वो शुरू से यहाँ तक के पैराग्राफ की केवल व्याख्या करनी है, हमें आगे की व्याख्या नहीं करनी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, इच्छाओं की क्या विशेषता होती है। तो ये जो क्वेश्चन आपका इसी में से आपको छाट कर अपनी कॉपी में लिखना है। ये भी क्वेश्चन उसमें से छाटना है और यहाँ से लिखना है, ये भी आपको इसी में से छाट कर लिखना है। तो आपको जो क्वेश्चन याद करना है वो केवल करना है पहला वाला, क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पाठ का नाम लिखना पड़ता है और लेखक का नाम लिखना पड़ता है। और ये हम तभी लिख पाएंगे जब हमें इस पूरे पैराग्राफ की पहचान हो, ये कौन से चैप्टर से आया है और इसके राइटर कौन है। तो ये आपके 10 नंबर के पैराग्राफ हो जाएगा। अगर आपसे पहला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक पैराग्राफ और दे रखा होगा, ये वाला आपका अगला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को हम उसी तरह पढ़ेंगे। आपको करना केवल एक ही पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ नहीं करने। इसी के नीचे भी आपको केवल 5 ही प्रश्न मिलेंगे, ये भी आपका 10 नंबर का है। यहाँ पर लिखा है पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम लिखना है। तो इस पाठ का जो नाम है वो है आपका अशोक के फूल, और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अंदर भी आपको 5 ही क्वेश्चन दे रखे हैं और बाकी क्वेश्चनों का आंसर इसी पैराग्राफ से छांट कर आपको लिखने हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश, ये आपका क्या है, काव्य में से आया हो तो इसको बोलेंगे पद्यांश। गद्य के हम बोलते हैं गद्यांश, काव्य के हम बोलते हैं पद्यांश। इसमें आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें इसके आंसर छांट कर लिखने हैं। अब इस पैराग्राफ के आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दे रखे हैं। ये आपका यहाँ पर आपका पूरा पैराग्राफ खत्म होता है काव्य का। पहले क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रस्तुत उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखना है और हमें रचयिता का नाम लिखना है। तो ये आपका जो पद्यांश दे रखा है ऊपर, ये जो आपका लिया गया है वो लिया गया है प्रेम माधुरी से, और इसके जो राइटर हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इसके राइटर हैं। और बाकी की जो आपके क्वेश्चन है वो क्या रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें केवल इनके जो आंसर है वो उस पैराग्राफ से ही छांट कर लिखने हैं। बाकी जो पहला वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमें पद्यांश जो दे रखा है उसके पाठ और रचयिता का नाम लिखना पड़ता है। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, या तो आप ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो आपके जीवन परिचय हैं वो कौन कौन से मोस्ट हैं। तो इसमें जो पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली का भी उल्लेख करना है। और इसमें क्या रखा है कि अधिकतम शब्द आपको 80 रखने हैं। यानी अब अधिकतम शब्द का मतलब ये होता है कि आपको 80 से ज़्यादा नहीं रखने, लेकिन आप जब उसका जीवन परिचय लिखोगे तो वो 80 या 150 शब्द का भी या 200 शब्द का भी हो सकता है। तो हमें गिनकर केवल 80 शब्द ही नहीं लिखने। आपको जितना याद है, आपने जितना याद किया है, जितना ज़रूरत है उतना ही एग्ज़ाम में लिखना है, फालतू एग्ज़ाम में नहीं लिखना। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर आपका वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम में अगर 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अच्छी तरह से याद करके जीवन परिचय जरूर ले जाएं, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं काव्य में से। काव्य में से आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का हमें जीवन परिचय लिखना है और रचनाएं करनी है। अधिकतम शब्द इसके अंदर भी क्या आपके 80 हैं। तो इसमें जो आपको जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपका मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 24 फरवरी में आने के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन आप मेरे कहने से ज़रूर याद करके जाएँ, आपको इनमें से एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखते हैं कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको कहानी ये रखा है, एक बहादुर है, एक आपकी क्या है पंचलाइट। तो आपके सिलेबस में 1 या 2 से 3 कहानी है, लेकिन आप इसमें जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो आपकी है पंचलाइट। और पंचलाइट को आप केवल एक बार ही पढ़ेंगे तो आपकी याद हो जाएगी। पंचलाइट में केवल आपको 3 चीज़ याद रखनी है। इसके राइटर का नाम, तो राइटर का नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु। राइटर का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। और इसके अंदर जो मुख्य 2 पात्र हैं, एक गोधन है और एक मुनरी है, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। वो एक मेले से पंचलाइट यानी कि एक ट्यूबलाइट लैंटर्न खरीद के लाते हैं, उसे जलाने के उसे केवल गोधन ही जलाता है
और जो मुन्नी होती है वो गोधन की प्रेमिका होती है। तो इसमें एक प्रेम लव स्टोरी है, तो आप इसे अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो आराम से याद कर सकते हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अब आपका जो खंड काव्य वाला क्वेश्चन होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपना जो तुम्हारा जो सिलेबस है या आपके जो कक्षा अध्यापक हैं, विषय अध्यापक हैं, उनसे ये पता कर लें कि हमारे खंड काव्य में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो आपका खंड काव्य वाला पोर्शन होता है वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए यानी कि ज़िले के लिए अलग अलग होता है। अगर मान लो आप किसी वजह से अगर आप सपोज़ करो, मैं बताता हूँ कि बिजनौर ज़िले के लिए, अगर बिजनौर ज़िले की हम बात करें तो बिजनौर ज़िले के अंदर आपको सत्य की जीत वाला क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर बिजनौर वाले स्टूडेंट ने मुक्ति यज्ञ का एग्ज़ाम में कर दिया तो उसे इस क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आपने अपने विषय अध्यापक या अपने सिलेबस में देख लें कि खंड यहाँ भी कुछ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आपको जो संस्कृत वाला चैप्टर है इसमें से कहाँ से लिया गया है। अब प्रश्न संख्या आपकी 8 है। इस प्रश्न संख्या 8 में क्या रखा है कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक शीर्षक का में संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको एग्जाम में कि संस्कृत का हम अनुवाद करते हैं और हिंदी के जो आपके गद्य और पद वाले हैं उनकी हम करते हैं व्याख्या। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर तुम आप व्याख्या हेडिंग डालोगे तो आपके जो नंबर है वो काट लिए जाएंगे। तो आपको जो हेडिंग डालनी है वो अनुवाद डालनी है, व्याख्या नहीं डालनी। तो ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ये पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया आपका संस्कृत भाषाएं महत्व से लिया गया है। तो इस पैराग्राफ को पढ़कर आप इसमें जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं आप इनका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पहला वाला पैराग्राफ नहीं होता है तो इसी के अथवा आपको एक पैराग्राफ और दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके नीचे आपके संस्कृत में से आते हैं आपके एक श्लोक का संदर्भ और अनुवाद करने के लिए आता है। आपको 2 श्लोक दिए होंगे, उन 2 में से केवल आपको एक ही श्लोक का संदर्भ और अनुवाद करना है। इसके बाद अगर आप साहित्य हिंदी में क्या होता है, संस्कृत भाषा से आपके 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो आपके सामान्य हिंदी वाले होते हैं उनमें ये प्रश्न नहीं पूछे जाते, उनमें केवल एक अनुवाद और एक श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आता है, उसमें ये जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते। इसके बाद आता है आपका व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो क्वेश्चन देखा वो आपका करुण रस और शांत रस है। तो करुण रस अगर आपको रस की वीडियो देखनी है और उसके अंदर अगर आपको रस की वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर आपके 4 से 5 प्रकार के रस करा रखे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर मैंने उदाहरण भी कराए हैं। अगला आपको क्या रखा है, उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं या प्रतीक अलंकार कर सकते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही सिंपल है, आप इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगला आता है आपका सोरठा और इंद्रवर्जा लक्षण, यानी कि सोरठा या इंद्रविरजा छंद की आपको लक्षण और उदाहरण सहित आपको इसको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है एग्जाम में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हम क्या करना, हमें निबंध लिखना है। तो निबंध तो ऐसा होता है कि वो आपके एग्ज़ाम में याद का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं होती। निबंध का मतलब ये होता है कि बच्चे की विचार शैली किस टाइप की है और वो इन चीज़ों के बारे में किस प्रकार अपनी विचार को प्रकट कर सकता है। तो वैसे अगर आपको याद करना है तो इनमें से आपको एक तो प्रदूषणमाला याद कर लेना। प्रदूषणमाला बहुत बार पूछा जाता है और लगभग हर बार पूछा जाता है। और बढ़ती हुई जनसंख्या और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे आपको ये वाला निबंध कर लेना। ये तीनों ही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 24 फरवरी के लिए। अब आगे हम देखते हैं संधि विच्छेद। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपका कलाविव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कलाविव का आपको जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कल प्लस आविव। तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको दे रखा है सचेनम का संधि विच्छेद क्या है। तो सचेनम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा का सत प्लस चयनम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला है आपका निश्चलम की संधि क्या होगी। तो मतलब निस प्लस छलम की संधि से कौन सा शब्द बनेगा ये हमें बताना है। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके संधि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है कि नीलोत्पन्न में समास कौन सा है।
तो इसके अंदर आपको जो समास मिलेगा देखने के लिए वो है आपका कर्मधारय। जहाँ भी रंगों की बात होती है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसके बाद आपका है दामोदर। दामोदर में कौन सा समास है? तो दामोदर में हो जाएगा आपका बहुविग्री समास, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, दृष्टवा शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय हम जानते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रत्यय। तो दृष्टवा में जो प्रत्यय है वो है आपका कथुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीमान शब्द में प्रत्यय है। वैसे तो श्रीमान शब्द में आपका जो है मान शब्द प्रत्यय होता है, मान जो होता है प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से, ये वाला हो जाएगा। अगला आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कुछ खाली स्थान दे रखा है, इस खाली स्थान को हम यहाँ पर भरना है। तो इसमें क्या कर रखा है? स्वाहा। इस वाक्य में रिक्त स्थान में प्रयुक्त क्या होता है? अगर हम जब पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें हम जो करते हैं इंद्राय स्वाहा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से। अगला आपका दे रखा है शीर्षा खलवाड़ में शीर्षा में विभक्ति। तो शीर्षा के अंदर जो आपकी जो विभक्ति है वो आपकी है तृतीय विभक्ति। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका जो है 8 नंबर का है और ये पत्र लिखने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव के लिए प्रधानाचार्य की ओर से निमंत्रण पत्र आपको लिखना है। फिर क्या रखा कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए आपको क्या करना है? स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। अगर आपको पत्र की वीडियो देखनी है और आपने एग्जाम में 8 नंबर पक्के करने हैं तो मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें या उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए आपको कार्रवाई करवानी है किसी स्वास्थ्य अधिकारी से। यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी हो या जिला अधिकारी हो या किसी आपको न्यूज़पेपर के लिए पत्र लिखना है, तो सभी का तरीका आपका बिल्कुल सेम होता है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं वो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आप कुछ यहाँ से पढ़ें और कुछ अपना जो याद का है वो पढ़ें, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अंदर आपको जो आंसर लिखना है वो जितना ज़रूरी है उतना ही आंसर लिखना है। फालतू आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर हम कॉपी भर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो सही आंसर है ठीक ढंग से लिखें, ठीक राइटिंग में लिखें, तो आपके नंबर कभी भी एग्ज़ाम में नहीं काटे जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।